नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, यूपी लेखपाल की परीक्षा के लिए हमने जो आपकी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की सीरीज शुरू की है, उसमें आज हम पढ़ेंगे रॉलेट एक्ट एवं जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में। इस टॉपिक से जुड़े जितने भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट और पॉइंट बन सकते हैं जो आपकी लेखपाल की परीक्षा के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, उन सभी को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रॉलेट एक्ट के बारे में। तो यह जो एक्ट था जब लाया जाता है उस समय भारत का वायसराय होता है लॉर्ड चेम्सफोर्ड, यानी कि चेम्सफोर्ड के द्वारा जो है रॉलेट एक्ट की व्यवस्था की जाती है फरवरी 1919 में। इस एक्ट में किया क्या गया था? इस एक्ट में प्रावधान क्या थे कि जो सरकार है, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, किसी व्यक्ति को जब तक चाहे बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रख सकती है। यह प्रावधान था इस एक्ट के तहत। तो इस एक्ट का पूरा देशव्यापी आंदोलन विरोध होने लगता है कि यह जो एक्ट है यह एक काला कानून है। तो इसी के चलते इस एक्ट की जो है पूरे देश में आलोचना, निंदा होने लगती है। तथा यह जो आपका रॉलेट एक्ट था, इस कानून को बिना वकील का, बिना अपील का और बिना दलील का कानून कहा गया। यह फैक्ट आपको याद रखना है कि जो आपका फरवरी 1919 में रॉलेट एक्ट आया था, इस कानून को जो है बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का कानून कहा गया। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट आप इसे याद रखिएगा तथा आप डेट याद रखिएगा। फरवरी 1919 में लॉर्ड चेम्सफोर्ड के द्वारा यह एक्ट लाया जाता है, रॉलेट एक्ट। तो डेट आपको याद रखनी है, भूलनी नहीं है। तथा इस एक्ट में क्या प्रावधान किए गए थे कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, किसी भी व्यक्ति को जब तक चाहे बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रख सकती है। तो आप इसे याद रखिएगा। इसके बाद इस आंदोलन का पूरा देशव्यापी आलोचना होने लगती है। इसके बाद मार्च 1919 में महात्मा गांधी ने रॉलेट एक्ट के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन छेड़ने का निर्णय लिया। रॉलेट एक्ट के विरोध में सत्याग्रह के लिए महात्मा गांधी द्वारा स्थापित की गई सत्याग्रह सभा में ज़्यादा तो जो सदस्य थे वो होम रूल के सदस्य थे, आप याद रखिएगा। बाद में आगे चलकर जो महात्मा गांधी थे, इन्होंने रॉलेट एक्ट के खिलाफ पूरा देशव्यापी आंदोलन छेड़ने का निर्णय ले लिया था। तो आप इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद रॉलेट एक्ट के विरोध में, यानी कि रॉलेट एक्ट के विरोध में जो स्वामी श्रद्धानंद थे, इन्होंने लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था। आप याद रखिएगा, रॉलेट एक्ट के विरोध में जो स्वामी श्रद्धानंद थे, इन्होंने लगान न अदा करने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था भारतीयों को। तो आप इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद रॉलेट एक्ट के विरोध में महात्मा गांधी के अनुरोध पर 6 अप्रैल 1919 को देश भर में हड़तालों का आयोजन किया गया। आप याद रखिएगा, महात्मा गांधी के सुझाव पर, महात्मा गांधी के अनुरोध पर रॉलेट एक्ट के विरोध में पूरे देश में 6 अप्रैल 1919 को जो है देश भर में हड़तालों का आयोजन किया गया था। तो आप इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये डेट। इसके बाद 10 अप्रैल 1919 को जो पंजाब के लोकप्रिय नेता थे आपके सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल, इनको जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वह गिरफ्तार कर लेती है। तथा इसी गिरफ्तारी के विरोध में जो अमृतसर का जलियांवाला बाग था, वहां पर एक शांतिपूर्ण सभा का आयोजन किया गया था ब्रिटिश सरकार की नीतियों के विरोध में। तो यह जो सभा थी डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल के विरोध में आयोजित की गई थी 13 अप्रैल 1919 को। तो आप इसे याद रखिएगा। तथा इसी सभा में जो फौजी कमांडर था उस समय का, अमृतसर का कमांडर ओ डायर, इसने जो है जनता को आतंकित करने के उद्देश्य से निहत्थे भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दिया तथा इसी हमले में हजारों लोग मारे गए थे। इसी को हम कहते हैं जलियांवाला बाग नरसंहार या हत्याकांड। इसकी डेट आप याद रखिएगा, 13 अप्रैल 1919 को। कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को आपका हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। कहाँ पर? तो अमृतसर के जलियांवाला बाग नामक जगह पर। तो आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। इस हत्याकांड के बाद पूरे पंजाब में जो मार्शल लॉ लागू कर दिया था। आप याद रखिएगा, जैसे ही यह हत्याकांड होता है जलियांवाला बाग का, इसके बाद पूरे पंजाब में जो है क्या लागू कर दिया था? तो पूरे पंजाब में जो है आपका मार्शल लॉ लागू कर दिया गया तथा जनता पर जो है बहुत सारे अत्याचार किए गए थे। किसके द्वारा? तो उस समय आपका जो फौजी कमांडर था ओ डायर के द्वारा। तो आप इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तथा इस हत्याकांड के विरोध में आगे चलकर रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइट की उपाधि, या नाइट को हम सर भी कहते हैं, इसकी उपाधि को त्याग दिया। इसके बाद वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से जो सदस्य थे उसके शंकर नायर, इन्होंने इसका इस्तीफा दे दिया था। तो आप इसे याद रखिएगा। तथा ये डेट आप याद रखिएगा
13 अप्रैल 1919 की डेट थी आपकी जलियांवाला बाग हत्याकांड की। उसके बाद आपकी डेट यह भी इंपॉर्टेंट है, किसकी है, तो रॉलेट एक्ट की फरवरी 1919 में वायसराय था आपका लॉर्ड चेम्सफोर्ड, तो वायसराय आपको याद रखना है। इसके बाद मैंने आपको बता दिया है कि इस हत्याकांड के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइट की उपाधि और जो वायसराय की कार्यकारिणी परिषद के सदस्य थे शंकर नायर, उन्होंने उस पद से त्यागपत्र दे दिया था। इसके बाद इस हत्याकांड का विरोध जो है पूरे देश में चारों तरफ होने लगा। तो इस विरोध चारों ओर से उठ रहा था, इस विरोध के स्वर जो थे उनको दबाने के लिए जो सरकार थी उसने हंटर कमीशन की नियुक्ति यानी कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट इसकी जांच के लिए जो है हंटर कमीशन की नियुक्ति करती है। इस कमेटी में जो है 3 भारतीयों को शामिल किया गया था, जिनका नाम था चिमनलाल सीतलवाड़, दूसरे व्यक्ति थे आपके सुल्तान अहमद और तीसरे व्यक्ति आपके थे जगत नारायण। थे तीनों के नाम आपको याद रखना है कि जो आपकी हंटर कमीशन कमेटी नियुक्त की गई थी जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए, इसमें 3 भारतीय मेंबर कौन कौन से थे, तो चिमनलाल सीतलवाड़, उसके बाद सुल्तान अहमद और आपके तीसरे व्यक्ति थे जगत नारायण। तो आप इसे याद देखिएगा। तथा कांग्रेस के द्वारा भी इस हत्याकांड की जांच के लिए एक समिति का गठन किया गया था जिसके अध्यक्ष थे आपके मदन मोहन मालवीय। तो आप इसे याद देखिए, कांग्रेस ने भी इस हत्याकांड की जांच के लिए एक समिति की नियुक्ति की थी, जिसके सदस्य आपके थे मदन मोहन मालवीय। तथा इसमें अन्य सदस्य भी शामिल थे, जैसे महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, CR दास आदि जो थे। इसके अलावा आपके जयकर, CR दास के अलावा जयकर भी थे जो इस समिति में शामिल थे, जो कांग्रेस के द्वारा समिति बनाई गई थी। तो 2 समितियों का नियुक्त किया गया था इस जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए। और पहली समिति आपकी थी किसकी, तो हंटर कमीशन थी, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने नियुक्त की थी, जिसमें 3 भारतीय थे, चिमनलाल सीतलवाड़, ये तीनों नाम आप याद रखिएगा। इसके अलावा कांग्रेस के द्वारा भी एक समिति की नियुक्ति की गई थी, जिसके अध्यक्ष बनाए गए थे मदन मोहन मालवीय और अन्य इसमें शामिल थे सदस्य महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू और CR दास। तो दोस्तों यह हमारा बिल्कुल छोटा सा वीडियो था। एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, इसी हत्याकांड के लिए जिम्मेदार जो आपका ओ डायल था, इस हत्याकांड के लिए जो जिम्मेदार फौजी कमांडर ओ डायल था, इसकी हत्या जो है कहाँ पर कर दी जाती है, तो इसकी हत्या जो 1940 में उधम सिंह ने जो है लंदन में कर दी। तो इसे आप याद रखिएगा, लंदन में जो है उधम सिंह ने 1940 में, लंदन में उधम सिंह ने 1940 में माइकल ओ डायर की हत्या कर दी। किसकी, तो माइकल, इसका नाम था माइकल ओ डायर की जो हत्या है उधम सिंह ने जो है 1940 में कर दी थी। तो फैक्ट भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों यह बिल्कुल छोटा सा वीडियो था, रॉलेट एक्ट से जुड़ा और आपका जो था जलियांवाला बाग हत्याकांड उससे जुड़ा, यह बिल्कुल छोटा सा वीडियो था भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का। आई होप ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, आपकी लेखपाल की परीक्षा के लिए इम्पॉर्टेंट होगा। तो इसका जो अगला भाग है इस सीरीज का, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का, उसमें हम एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जल्दी पढ़ने वाले हैं। तो हमारा जो इसका अगला वीडियो है वो जल्दी अपलोड होगा। तथा अगले वीडियो में हम देखेंगे खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट और पॉइंट को। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की जो हम सीरीज चला रहे हैं यूपी लेखपाल परीक्षा के लिए, उसमें आज हम पढ़ने वाले हैं असहयोग आंदोलन के बारे में। इस आंदोलन से जुड़े यानी कि असहयोग आंदोलन से जुड़े जितने भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट और पॉइंट बन सकते हैं, जो आपकी लेखपाल की परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं, उन सभी को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज का हमारा जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का, जिसका नाम है असहयोग आंदोलन, इससे जुड़े हमने कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक को इस वीडियो में सम्मिलित किया हुआ है, आइए उसको एक नज़र में देख लेते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप वर्ष याद रखिएगा कि आपका जो असहयोग आंदोलन था किस वर्ष में स्टार्ट किया गया था। डायरेक्टली आपसे एग्जाम में यही प्रश्न पूछा जा सकता है। तो डेट थी आपकी 1 अगस्त 1920 की। तो ये डेट आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए। 1 अगस्त 1920 को जो है असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई थी, तथा इसी असहयोग आंदोलन के शुरुआत वाले दिन ही यानी कि 1 अगस्त 1920 को ही बाल गंगाधर तिलक का निधन भी हो गया था। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है, बाल गंगाधर तिलक का निधन भी इसी दिन हुआ था। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखना है। इसके बाद सितंबर 1920 में कोलकाता में कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन बुलाया जाता है, जिसमें विदेशी शासन के खिलाफ सीधी कार्रवाई करने, विधान परिषदों का बहिष्कार करने एवं असहयोग एवं
असहयोग व सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का निर्णय लिया गया था। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। तथा यह जो कांग्रेस का विशेष अधिवेशन था जो सितंबर 1920 में कलकत्ता में आयोजित किया गया था, इसकी अध्यक्षता की गई थी लाला लाजपत राय के द्वारा। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, एकमात्र अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता की थी लाला लाजपत राय ने, वह कांग्रेस का विशेष अधिवेशन था जो कोलकाता में सितंबर 1920 में आयोजित किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। इसके बाद स्टार्टिंग में जब आपका असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था तो जो चित्तरंजन दास थे यानी कि जो CR दास थे, उन्होंने इस प्रस्ताव का विरोध किया था। उनका जो विरोध था यह था कि जो विधान परिषदों के बहिष्कार का प्रस्ताव रखा गया है असहयोग आंदोलन में, उसको जो है लेकर इन्होंने जो है विरोध अपना दर्ज किया था कि जो विधान परिषदों का बहिष्कार है वो न किया जाए। तो ये विधान परिषदों के बहिष्कार के विरोध में थे आपके CR दास, जिसे भी आप याद रखिएगा। इसके बाद कांग्रेस का सेशन होता है दिसंबर 1920 में, नागपुर अधिवेशन, आप इसे याद रखिएगा। तो इस नागपुर अधिवेशन की जो बाद में अध्यक्षता करते हैं CR दास यानी कि चित्तरंजन दास, तथा इस मतलब कांग्रेस का जो आपका नागपुर अधिवेशन हुआ था उस दिसंबर 1920 में, इसकी अध्यक्षता बाद में करते हैं CR दास, तथा CR दास ने ही असहयोग आंदोलन के संबंध में प्रस्ताव पेश किया तथा जन आंदोलन के लिए संविधान इतर तरीके अपनाने की घोषणा की थी। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है, यानी कि जो नागपुर अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का दिसंबर 1920 में, उसकी अध्यक्षता बाद में करते हैं आपके CR दास, तथा इन्होंने ही असहयोग आंदोलन के संबंध जो प्रस्ताव था पेश किया तथा जन आंदोलन के लिए संविधान इतर तरीके अपनाने की घोषणा भी की थी। तो आप इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट आपका क्या है असहयोग आंदोलन से जुड़ा हुआ, तो कांग्रेस की नीतियों में जो बदलाव आते हैं इस असहयोग आंदोलन के दौरान, उन नीतियों की वजह से आए नीतियों में बदलाव की वजह से जो आपके मोहम्मद अली जिन्ना थे, GS खारपड़े थे, बिपिन चंद्र पाल थे और एनी बेसेंट थी, इन्होंने कांग्रेस को बाद में छोड़ दिया। तो आप इसे याद रखिएगा। इसके बाद देश के जो जाने माने वकील थे जैसे CR दास, मोतीलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, सैफुद्दीन किचलू, राजगोपालाचारी, सरदार पटेल, T प्रकाशम और आसफ अली, इन्होंने जो है वकालत छोड़ दी थी आपकी असहयोग आंदोलन के दौरान। तो आप इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो है आपका इस आंदोलन के दौरान यानी कि असहयोग आंदोलन के दौरान जो आपके सुभाष चंद्र बोस थे नेताजी, इनको जो है नेशनल कॉलेज कोलकाता का प्रधानाचार्य बनाया गया। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, असहयोग आंदोलन के दौरान नेताजी सुभाष चंद्र बोस को नेशनल कॉलेज कोलकाता का प्रधानाचार्य नियुक्त किया जाता है। इंपॉर्टेंट है। आपको मैंने बताया था शुरू के स्लाइड में कि 1 अगस्त 1920 को जब असहयोग आंदोलन की शुरुआत होती है तो उसी दिन आपके बाल गंगाधर तिलक का निधन हो जाता है। तो इन्हीं के संबंध में एक तिलक कोष यानी कि तिलक स्वराज फंड का जो है कोष बनाया जाता है तथा इस फंड में जो है कुछ पैसे इकट्ठे किए जाते हैं। तो आप इसे याद रखिएगा। मार्च 1921 में विजयवाड़ा कांग्रेस जो होता है आपका विजयवाड़ा कांग्रेस सम्मेलन होता है, इसमें जो है तिलक स्वराज फंड के लिए कोष इकट्ठा करने तथा खादी और यहाँ पे चरखे नहीं चरखे होगा, खादी और चरखे का प्रचार करने का लक्ष्य रखा गया। तो आप इसे याद रखिएगा। ये तिलक स्वराज फंड आप याद रखिएगा। तिलक स्वराज फंड का जो गठन है कब किया गया था, तो मार्च 1919 में कांग्रेस का जो सम्मेलन होता है विजयवाड़ा में, उसी में तिलक स्वराज फंड का गठन किया गया था। इस फंड के माध्यम से कोष इकट्ठा किया गया, बहुत सारा कोष जो है इकट्ठा किया गया था। तो इसे आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद संपूर्ण आंदोलन के दौरान बहिष्कार कार्यक्रमों में जो विदेशी कपड़ों के बहिष्कार की नीति थी वह सर्वाधिक सफल रही। तो आप इसे याद रखिएगा। असहयोग आंदोलन के दौरान जो बहिष्कार कार्यक्रम चलाए गए थे उनमें विदेशी कपड़ों के बहिष्कार का जो नीति थी वह सर्वाधिक सफल रहती थी। फैक्ट भी आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है यहाँ पे, इस आंदोलन के दौरान चरखे एवं खादी के प्रचार ने खूब जोर पकड़ा, यानी कि इस असहयोग आंदोलन के दौरान देसी जो तरीके थे, देसी जो नीतियां थी, उन्होंने काफी जोर पकड़ी। इनमें से एक नीति थी आपकी चरखे और खादी की प्रचार, यानी कि असहयोग आंदोलन के दौरान चरखे और खादी का जो प्रचार है वह खूब जोरों पर किया गया था तथा इसी असहयोग आंदोलन के दौरान जो खादी थी वह राष्ट्रीय आंदोलन का प्रतीक बन जाती थी। फैक्ट आपको याद रखना है कि खादी कब मतलब किस आंदोलन के दौरान जो राष्ट्रीय आंदोलन का प्रतीक बनती है, तो असहयोग आंदोलन के दौरान जो खादी थी वह जो है आपकी राष्ट्रीय आंदोलन का प्रतीक बन के सामने आती है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। असहयोग आंदोलन के दौरान जो है आपका मूल कार्यक्रम में ताड़ी की दुकानों का जो विरोध था वह शामिल नहीं किया गया था, परंतु यह कार्यवाही भी काफी लोकप्रिय हुई थी। तो आप इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके सामने है, रविंद्रनाथ टैगोर
ने विदेशी वस्तुओं को जलाए जाने का विरोध किया था। फैक्ट आप याद रखिएगा, असहयोग आंदोलन के दौरान जो विदेशी वस्तुएं थी उनको जलाया जाता था, तो इसी विदेशी वस्तुओं को जलाने का जो विरोध था किया गया था रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। तो आप इसे याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इस आंदोलन के दौरान यानी कि असहयोग आंदोलन के दौरान सबसे पहले गिरफ्तार होने वाले नेता थे आपके CR दास और उनकी पत्नी बसंती देवी। तो इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिएगा इसे। आपके एग्जाम में यह डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि असहयोग आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाले पहले लीडर, पहले नेता कौन थे? तो पहले नेता थे आपके CR दास और उनकी पत्नी बसंती देवी। तो ये फैक्ट आपको एकदम दिमाग में बैठा लेना है, याद कर लेना है। इसके बाद असहयोग आंदोलन के दौरान जो है महात्मा गांधी ने 1 वर्ष में स्वराज प्राप्ति का लक्ष्य रखा था। आप इसे याद रखिएगा, असहयोग आंदोलन के दौरान राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने 1 वर्ष में स्वराज प्राप्त करने का नारा दिया था, लक्ष्य रखा था। तो आप इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। जैसे ही यह असहयोग आंदोलन अपने पीक पे होता है, एक घटना घटित होती है जिसने पूरे आंदोलन को बंद कर दिया, समाप्त कर दिया। तो इस घटना का क्या नाम था आपका? चौरी चौरा कांड। तो आप इसे याद रखिएगा, ये डेट इंपॉर्टेंट है, 5 फरवरी 1922 को। तो 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा में, यह जो चौरी चौरा नामक स्थान है आपको मिलेगा कहाँ पर? तो गोरखपुर में। तो इसी चौरी चौरा में जो भीड़ थी उसने पुलिस थाने पर आग लगा दी तथा इस घटना के चलते जो 22 पुलिसकर्मी थे वे मारे गए। इसी घटना के चलते यानी कि चौरी चौरा कांड के चलते ही जो असहयोग आंदोलन था वह महात्मा गांधी जी के द्वारा वापस ले लिया जाता है। कब? तो 12 फरवरी 1922 को। ये डेट आपको याद रखना है, यानी कि 5 फरवरी 1922 को आपकी चौरी चौरा का हत्याकांड होता है, यानी कि कांड होता है। उसके बाद ठीक यानी कि 1 हफ्ते बाद यानी कि 12 फरवरी 1922 को महात्मा गांधी ने गुजरात के बारदोली में, कहा? तो गुजरात के बारदोली में असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। तो फैक्ट आपको याद रखना है कि जो असहयोग आंदोलन था जब वापस लिया गया था तो उस समय महात्मा गांधी कहां पर थे? तो बारदोली में, यानी कि बारदोली में, गुजरात के बारदोली में महात्मा गांधी के द्वारा एक बैठक बुलाई जाती है। उस बैठक में जो है प्रस्ताव के द्वारा असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया जाता है महात्मा गांधी के द्वारा। तो 12 फरवरी 1922 की डेट भी आपके लिए सुपर इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, क्योंकि इसी डेट को असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया था। इसके बाद जैसे ही इस असहयोग आंदोलन को महात्मा गांधी ने वापस लिया तो जो लीडर थे, बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट लीडर थे, जैसे जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, C राजगोपालाचारी, CR दास, इन सभी लीडरों ने जो है असहयोग आंदोलन को वापस लेने के कारण महात्मा गांधी की आलोचना की। तो आप इसे याद रखिएगा, इस आंदोलन के अचानक वापस लेने के निर्णय से जो जवाहरलाल नेहरू थे इन्होंने, इसके अलावा अन्य जो लीडरों के मैंने यहाँ पे नाम आपको लिखे हुए बताएं अभी उन्होंने जो है इसकी आलोचना की थी। तो आप इसे याद रखिएगा। तो दोस्तों यह हमारा जो आज का वीडियो था जिसका नाम था आज का असहयोग आंदोलन, यानी कि आज का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके सामने हमने प्रस्तुत किया, यह टॉपिक आपके जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है उसका एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से प्रत्येक वर्ष जितनी भी इम्पॉर्टेंट परीक्षाएं छोटे लेवल की, बड़े लेवल की आयोजित की जाती हैं, इस टॉपिक से एक ना एक प्रश्न तो देखने को मिलता ही मिलता है। तो इसमें जितने भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट मैंने आपको बताए हैं जो आपके लेखपाल की परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं, उन सभी को कम से कम आप याद करके जाइएगा। मेनली आपको डेट याद रखनी है, डेट तो आपसे एग्जाम में पूछी जाएंगी। इसके अलावा स्थान भी आपको याद रखना है, जो जो स्थान मैंने यहाँ पे बताए हैं, जो जो घटनाएं मैंने आपको बताई हैं, कम से कम उनको आप याद कर लीजिएगा। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं कुछ और इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक हैं आपके भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के, तो उनका जो अगला पार्ट है हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों यूपी लेखपाल 2021 परीक्षा के लिए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की जो हम सीरीज चला रहे हैं उसमें आज हम 2 इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, स्वराज पार्टी और साइमन कमीशन। इन 2 टॉपिक से जुड़े जितने भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट और पॉइंट बन सकते हैं जो आपकी लेखपाल की परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं, उन सभी को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्वराज पार्टी के बारे में। तो स्वराज पार्टी का गठन कब किया गया था? वर्ष आपको याद रखना है, जनवरी 1923 में। जनवरी 1923 को इलाहाबाद में CR दास एवं मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना कर दी थी। यह जो स्वराज पार्टी की स्थापना थी असहयोग आंदोलन की विफलता के बाद करी गई थी, यानी कि जो आपका असहयोग आंदोलन था इसको महात्मा गांधी ने 12 फरवरी 1922 को वापस ले लिया था। क्यों वापस लिया था? क्योंकि इससे पहले 1 हफ्ते पहले 5 फरवरी को आपका चौरी चौरा
हत्याकांड होता है तथा इसी कांड के बाद ही जो महात्मा गांधी थे इन्होंने बारदोली में 12 फरवरी 1922 को जो है असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। इसी असहयोग आंदोलन के वापस लिए जाने के कारण जो बहुत सारे नेता थे जैसे जवाहरलाल नेहरू, आपके मोतीलाल नेहरू हो गए, आपके सुभाष चंद्र बोस हो गए, राजगोपालाचारी हो गए, सियाल दास हो गए, इन्होंने आलोचना की थी महात्मा गांधी की। तो इतना बड़ा लेवल का जो आंदोलन था उसको अचानक लिया जाना सही नहीं था। तो इस आंदोलन के अचानक वापस लिए जाने के कारण बहुत सारे जो लीडर थे वो महात्मा गांधी जी से नाराज हो गए थे। इसी क्रम में इसमें से 2 लीडर थे जिनका नाम था मोतीलाल नेहरू और एक थे सियाल दास। इन्हीं के द्वारा जो है एक अलग पार्टी की स्थापना कर ली जाती है। इस पार्टी का नाम था स्वराज पार्टी, जिसकी स्थापना इलाहाबाद में 1923 में होती है जनवरी में। तो आप इसे याद रखिएगा। स्वराज पार्टी की जो स्थापना है कहाँ पर की जाती है, ये भी फैक्ट आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इलाहाबाद में की जाती है। किसके द्वारा? सीआर दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा। वह था आपका जनवरी 1923। इसमें से आपके जो चित्तरंजन दास थे जिनको शॉर्ट फॉर्म में सीआर दास कहते हैं, ये स्वराज पार्टी के अध्यक्ष बनाए गए और मोतीलाल नेहरू जो है ये महामंत्री बनाए गए स्वराज पार्टी के। तो यह फैक्ट भी आपको याद रखना है। सीआर दास स्वराज पार्टी के अध्यक्ष थे और मोतीलाल नेहरू इसके महामंत्री थे। इसके अलावा कुछ अन्य लीडर भी थे जो स्वराज पार्टी से जुड़े थे, जैसे एनसी केलकर हो गए। इसके अलावा आपके श्रीनिवास अयंगर हो गए। ये सभी इंपॉर्टेंट लीडर थे जो आपके स्वराज पार्टी से जुड़े हुए थे। इसके बाद जो स्वराज पार्टी थी इसने लेजिस्लेचर के जो चुनाव होते थे उनमें भाग लेना स्टार्ट कर दिया था। तो इन्होंने 1925 के जो चुनाव थे लेजिस्लेटिव असेंबली के उसमें भाग लिया तथा इन्होंने अपनी तरफ से विट्ठल भाई पटेल को जिता दिया तथा विट्ठल भाई पटेल जो थे 1925 में ये सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष निर्वाचित कर लिए जाते हैं स्वराजियों की मदद से। तो आप इसे याद रखिएगा। फैक्ट आपसे डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष निर्वाचित होने वाले पहले भारतीय कौन थे। तो इनका नाम था विट्ठल भाई पटेल। 1925 में हुए थे। इनका संबंध था स्वराज पार्टी से। तो स्वराज पार्टी से जुड़े एक कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे जो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इनको कम से कम आप याद कर लीजिएगा। इस स्लाइड का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा क्योंकि आपसे एग्जाम में यहाँ से प्रश्न देखने को मिल सकता है। अब हम आज का दूसरा टॉपिक यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं साइमन कमीशन का। साइमन कमीशन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसके बारे में जितने भी फैक्ट और पॉइंट बन सकते हैं उनको हम आज डिस्कस करने वाले हैं। साइमन कमीशन से जुड़े फैक्ट को डिस्कस करने से पहले इसके बैकग्राउंड को आइए समझ लेते हैं। तो 1919 का वर्ष आपको याद रखना पड़ेगा। 1919 के वर्ष में एक भारत शासन अधिनियम आता है जिसका नाम था, मतलब जिसको हम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के नाम से भी जानते हैं। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के नाम से भी इसको हम जानते हैं। इसको हम जो 1919 का भारत शासन अधिनियम था इसको हम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के तहत मतलब के नाम से भी जानते हैं। तथा इसी सुधार अधिनियम के तहत जो भी उस समय 1919 में सुधार किए गए थे उन सभी के रिव्यू के लिए ये कहा गया था कि 10 साल बाद जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार मतलब इसके तहत जो भी सुधार किए जा रहे हैं अभी उसकी जो रिव्यू इसकी जो समीक्षा है आने वाले 10 वर्षों में की जाएगी। तो इसका जो रिव्यू था वह 1919 में होना था। 1929 में जो है 10 वर्ष बाद इसका रिव्यू होना था, परंतु 2 वर्ष पहले ही इसके रिव्यू के लिए जो है कमीशन का गठन कर दिया जाता है जिसको हम जानते हैं साइमन कमीशन के नाम से। तो इसका बैकग्राउंड आप याद रखिएगा कि साइमन कमीशन क्यों गठित किया गया था। तो 1919 में जो भारत शासन अधिनियम आया था जिसको हम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के नाम से भी जानते हैं, इसके तहत जो भी सुधार किए गए थे भारत में उसकी समीक्षा के लिए जो है इसका गठन किया गया था। इसकी समीक्षा तो 10 वर्ष के पश्चात की जानी थी, यानी कि 1919 में यह आपका अधिनियम आया था, यानी कि 10 वर्ष बाद यानी कि 1929 में इसकी समीक्षा की जानी थी, परंतु 2 वर्ष पूर्व ही जो है यह कमीशन का गठन कर दिया जाता। तो बैकग्राउंड थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं नवंबर 1927 में, यानी कि 2 वर्ष पूर्व ही साइमन कमीशन का जो है गठन कर दिया जाता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं नवंबर 1927 में ब्रिटिश सरकार द्वारा सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन यानी कि साइमन कमीशन के गठन की घोषणा कर दी जाती है। इसमें समय जो आपके सर जॉन साइमन थे इंग्लैंड के उदारवादी पार्टी से संबंधित थे, तो आप इसे याद रखिएगा। तथा इसी सर जॉन साइमन को जो है इसका अध्यक्ष बनाया जाता है साइमन कमीशन का। इसे भारत में जो है आप याद रखिएगा, इसे भारत में भावी प्रशासनिक सुधारों यानी कि संवैधानिक सुधारों के संबंध में सिफारिश देनी थी, यानी कि 1919 के रिफॉर्म में जो भी संवैधानिक सुधार किए गए थे वे किस हद तक काम कर रहे हैं, उनका काम किस प्रकार से चल रहा है, वे प्रभावी हुए कि नहीं हुए, उन्हीं की समीक्षा
करके जो है अपनी रिपोर्ट को प्रस्तुत करना था ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने, इसीलिए जो है इस कमीशन का गठन किया गया था। तो आप इसे याद रखिएगा। और लॉर्ड इरविन, उस समय जो वायसराय था लॉर्ड इरविन, इसी के सुझाव पर जो है भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया था। इसके जो सभी सदस्य थे वे श्वेत से, यानी कि मेन इस कमीशन के विरोध का, भारत में इस कमीशन का विरोध किया गया। इसका मेन कारण क्या था कि किसी भी भारतीय को इस कमीशन में सम्मिलित नहीं किया गया था। जितने भी इस कमीशन के सदस्य थे वे सब वाइट पर्सन थे, इसी कारण से इस कमीशन को व्हाइट मैन कमीशन भी कहा जाता था। इसका मेन कारण था कि इस कमीशन का विरोध किया गया क्योंकि इसमें भारतीयों को सम्मिलित नहीं किया गया था। किसके रिकमेंडेशन पर, किसके सुझाव पर भारतीयों को इसमें सम्मिलित नहीं किया गया था? तो उस समय वायसराय था आपका लॉर्ड इरविन। 1926 से 1931 तक जो है वायसराय रहता आपका लॉर्ड इरविन। इसी के रिकमेंडेशन पर, इसी के सुझाव पर ही भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया था, जो इस कमीशन के विरोध का मेन कारण बनता है। तो आप इसे याद रखिएगा, पॉइंट आपको याद रखना है, क्लियर रखना है। इसके बाद आगे 1927 में कांग्रेस का एक अधिवेशन होता है जिसकी अध्यक्षता करते हैं आपके डॉक्टर अंसारी। और इसकी मतलब आयोजन जो आपका मद्रास में होता है, यानी कि मद्रास का जो अधिवेशन होता है 1927 में कांग्रेस का, इसकी अध्यक्षता डॉक्टर अंसारी कर रहे थे। तथा इस कांग्रेस के अधिवेशन में इस साइमन कमीशन के बहिष्कार का निर्णय लिया गया, यानी कि 1927 का जो आपका कांग्रेस का अधिवेशन होता है और मद्रास में, इसकी अध्यक्षता करते हैं आपके डॉक्टर अंसारी। तथा इसी कांग्रेस के अधिवेशन में साइमन कमीशन के बहिष्कार का निर्णय लिया जाता है। तो आप इसे याद रखिएगा, भूलिएगा मत, इंपॉर्टेंट यह प्रश्न है। इसके अलावा कुछ जो इंपॉर्टेंट लीडर थे जैसे आपके तेज बहादुर सप्रू के नेतृत्व में लिबरल फेडरेशन। इसके अलावा आप याद रखिएगा तेज बहादुर सप्रू के नेतृत्व में जो लिबरल फेडरेशन था। इसके अलावा भारतीय औद्योगिक एवं वाणिज्यिक कांग्रेस हो गई। और इसके अलावा जो हिंदू महासभा के इंपॉर्टेंट लीडर्स, इन्होंने भी जो है साइमन कमीशन का बहिष्कार किया कि साइमन वापस जाओ। इसके अलावा आपका जो मुस्लिम लीग में जिन्ना गुट था, जिसका वर्चस्व था मुस्लिम लीग में, उसने भी जो है आपका साइमन कमीशन का विरोध किया। यानी कि मुस्लिम लीग के जिन्ना ग्रुप का, जिन्ना वाला जो गुट था, उसने मुस्लिम लीग का जो है मतलब उसने जो है साइमन कमीशन का बहिष्कार किया। वहीं मुस्लिम लीग में एक सफ़ी गुट भी था, आप याद देखिएगा। वहीं दूसरी ओर मुस्लिम लीग में एक सफ़ी गुट भी था, जिस सफ़ी गुट आप याद देखिएगा, मुस्लिम लीग में सफ़ी गुट, मद्रास की जो जस्टिस पार्टी थी, इसके अलावा पंजाब की जो यूनियनिस्ट पार्टी थी, इसने साइमन कमीशन का समर्थन किया था। तो ये भी फैक्ट आपको याद रखना है। मुस्लिम लीग की जो सफ़ी गुट था, उसके अलावा मद्रास की जस्टिस पार्टी और पंजाब के यूनियनिस्ट पार्टी ने जो है साइमन कमीशन का समर्थन किया था। तो आप इसे याद रखिएगा। इतने विरोध के बाद कुछ दिनों बाद जो साइमन कमीशन था यह आपका पहुंचता है कहां पर? तो यह 3 फरवरी 1928 को पहुंचता है मुंबई। कहां पहुंचता है? तो 3 फरवरी 1928 को जो है आपका साइमन कमीशन मुंबई पहुंचता है। तो आप इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और 3 फरवरी 1928 को जो है साइमन कमीशन मुंबई पहुंचता है, जिसका व्यापक रूप से जो है विरोध किया जाता है। तो इसे आपको याद रखना है, इसका बड़े लेवल पर जो है भारतीयों के द्वारा विरोध किया जाता है। तो आप इसे याद रखिएगा, जब जैसे ही यह साइमन कमीशन 3 फरवरी को मुंबई पहुंचता है 1928 में, इसका व्यापक लेवल पर बड़े बड़े पोस्टर बैनर्स लगा के जो भारतीय थे उन्होंने साइमन गो बैक का नारा दिया। बहुत बड़े लेवल पर जो है इस कमीशन का विरोध किया गया मुंबई में। इसके अलावा विभिन्न भारत की जगहों पर इस कमीशन का विरोध किया गया था। लखनऊ में जो खलीकुल जमा थे और मद्रास में जो टी प्रकाशम ने इस कमीशन का विरोध किया था। इसके अलावा जो लाहौर में साइमन कमीशन के खिलाफ जो प्रदर्शन कर रहे थे, जिनका नाम था हमारे लाला लाजपत राय, आप याद रखिएगा, लाला लाजपत राय जो थे ये कहाँ पर? लाहौर में लाला लाजपत राय जो है साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे। कब? तो आपके 30 अक्टूबर 1928 को, 30 अक्टूबर 1928 को जो है लाला लाजपत राय जो है साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे। कहाँ पर? तो लाहौर में। इसी विरोध के दौरान जो है भीड़ पर जो है लाठीचार्ज कर दिया गया तथा इसी लाठीचार्ज में जो लाला लाजपत राय थे उनकी मौत हो जाती है। उनके सर पर बहुत सारी लाठियां लगती जिनके कारण लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है। तो आप इसे याद रखिएगा, यानी कि साइमन कमीशन का विरोध करते वक्त ही लाहौर में 30 अक्टूबर 1928 को सर पर लाठी लगने के कारण मतलब लाला लाजपत राय जी की मृत्यु हो जाती है। तो आप इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तथा लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला लेने के लिए अगले दिसंबर महीने में 17 दिसंबर 1928 को, आप याद देखिएगा, 17 दिसंबर 1928 को भगत सिंह, इसके बाद चंद्रशेखर आज़ाद और राजगुरु ने लाठीचार्ज कराने का आदेश देने वाले पुलिस अधिकारी जो था उस समय सॉन्डर्स की जो है इन्होंने हत्या कर दी थी। इसे भी आप याद देखिएगा। सॉन्डर्स जो उस समय अधिकारी था, ब्रिटिश अधिकारी था, जिसके द्वारा लाठीचार्ज का ऑर्डर दिया गया था, जिसके कारण लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। तो इसी सॉन्डर्स की जो हत्या है
कर दी जाती है दिसंबर 1928 में भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और राजगुरु के द्वारा। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं, भूलने नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे आज हमने दो इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर किया है। एक टॉपिक आपका था साइमन कमीशन और दूसरा टॉपिक आपका था स्वराज पार्टी। तो इस टॉपिक से जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट और पॉइंट बन सकते थे, जो आपके एग्जाम के लिए जरूरी हो सकते थे, उनको आज हमने यहाँ पे कवर कर लिया है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की जो हम सीरीज शुरू किए थे, इसमें आज हम पढ़ने वाले हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन व गांधी इरविन पैक्ट यानी कि गांधी इरविन समझौता के बारे में। तो यह यूपी लेखपाल की काफ़ी इंपॉर्टेंट सीरीज आपकी है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की। इसमें हम डेली बेसिस पे टॉपिक वाइज इंपॉर्टेंट जो आपके और टॉपिक बन सकते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के, उनको हम डेली बेसिस पर डिस्कस किया करते हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन का फर्स्ट फेज और गांधी इरविन पैक्ट यानी कि गांधी इरविन समझौता। तो चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आइए बात कर लेते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रथम चरण की। तो इसकी डेट आप याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में डेट ही डायरेक्टली पूछ ली जाती है। तो इसकी डेट थी 12 मार्च 1930 को गांधी जी के द्वारा दांडी मार्च के साथ जो है इस आंदोलन को शुरू किया गया था, सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो डेट आपको इंपॉर्टेंट है, 12 मार्च 1930 ये डेट स्टार्ट रखिएगा। कहाँ से शुरू की गई थी? दांडी मार्च के साथ ही जो है आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया था। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। तथा यह जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था क्यों शुरू किया गया था? तो नमक एकाधिकार के मुद्दे पर लेकर, यानी कि जो उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने जो है नमक बनाने पर अपना एकाधिकार कर लिया था। तो इसी के कारण जो है इस आंदोलन को शुरू किया गया था। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन ब्रिटिश सरकार द्वारा अपनाए गए नमक के एकाधिकार के मुद्दे पर शुरू हुआ था। तो आप इसे याद रखिएगा। इसी के चलते जो है महात्मा गांधी आगे चलकर जो है इसी नमक कानून को तोड़ेंगे। तो इसे आप ध्यान से याद कर लीजिएगा। और यहाँ पे आप देख रहे हैं अपने 78 अनुयायियों के साथ साबरमती आश्रम से यह यात्रा स्टार्ट होती है। आप ध्यान दीजिएगा। और जो आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन था यह साबरमती से स्टार्ट होता है। कहाँ? तो महात्मा गांधी का जो आश्रम था साबरमती में, यहीं से स्टार्ट होता है और लगभग 375 किलोमीटर दूर स्थित गुजरात के समुद्र तट पर स्थित एक गांव था जिसका नाम था दांडी। यहीं पर महात्मा गांधी ने 6 अप्रैल को नमक कानून को भंग किया, नमक कानून को तोड़ा। तो आप इसे याद रखिएगा। आपको दो चीजें याद रखनी है कम से कम और स्थान के बारे में। तो कहां से यह सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया था? तो साबरमती आश्रम से इसको शुरू किया गया था। तथा महात्मा गांधी ने 375 किलोमीटर की दूरी तय की तथा गुजरात के समुद्र तट पर पहुंचे जहां पर एक गांव था जिसका नाम था दांडी। तो गुजरात के समुद्र तट के निकट एक गांव था दांडी तथा यहीं पर जाकर महात्मा गांधी ने 6 अप्रैल को नमक कानून को तोड़ा था। तो आप इसे याद रखिएगा, भूलिएगा मत। तो 12 मार्च को आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू होता है और महात्मा गांधी ने 6 अप्रैल को जो है जाकर नमक कानून को दांडी में तोड़ दिया था। तो आपको ये चीज याद रखनी है, भूलनी नहीं है। कितने अनुयायियों के साथ उन्होंने साबरमती से इस दांडी मार्च को शुरू किया था? तो 78 अनुयायियों के साथ। तो आप इसे याद रखिएगा। इसके बाद दांडी मार्च में अमेरिकी पत्रकार जो था वेब मिलर, आप याद रखिएगा। दांडी मार्च में एक अमेरिकी पत्रकार था, इसका पूरा नाम था वेब मिलर, नाम था इसका वेब मिलर। यह जो है महात्मा गांधी के साथ था। तो ये फैक्ट भी कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि वह कौन सा पत्रकार था जो महात्मा गांधी के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन में था। तो आपको याद रखना पड़ेगा, एक अमेरिकी पत्रकार था वेब मिलर। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। इसके बाद अगला फैक्ट यहाँ पे क्या कह रहा है हमारा, नमक कानून तोड़ने के लिए जो महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया था। यानी कि महात्मा गांधी जैसे ही 6 अप्रैल को नमक कानून को तोड़ा, उसके बाद महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया। तो आगे चलकर इस आंदोलन के नेता के रूप में अब्बास तैयब जी ने इसकी कमान संभाली। यानी कि जैसे ही महात्मा गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है तो इस आंदोलन का जो नेतृत्व है वो ले लेते हैं कौन? अब्बास तैयब जी। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। और सुभाष चंद्र बोस के द्वारा महात्मा गांधी के इस यात्रा को, इस सत्याग्रह की तुलना जो है नेपोलियन के एल्बा से पेरिस यात्रा से की गई थी। तो इसे भी आप याद रखिएगा। जो सुभाष चंद्र बोस थे, इन्होंने महात्मा गांधी के इस नमक सत्याग्रह की, आप याद रखिएगा, महात्मा गांधी के इस नमक सत्याग्रह की जो तुलना है नेपोलियन के एल्बा से पेरिस यात्रा से की थी किसने? तो सुभाष चंद्र बोस ने की थी। तो यह फैक्ट आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। इसके बाद जैसे महात्मा गांधी ने दांडी में जाकर नमक कानून को तोड़ा था तो पूरे देश में यह नमक कानून को तोड़ने की प्रथा स्टार्ट हो गई। तथा यहाँ पे आप देख रहे हैं तमिलनाडु के तंजौर में समुद्र तट पर चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने तिरुचिनापल्ली से वेदारण्यम तक जो है नमक यात्रा को प्रारंभ किया था। इसके अलावा मालाबार में वाइकुम सत्याग्रह के जो नायक थे, वाइकुम सत्याग्रह के जो नायक थे मालाबार के, इनका नाम था के पलक्कन।
के पलक्कड़ ने क्या किया, तो के पलक्कड़ ने कालीकट से पेन्नार तक की नमक यात्रा शुरू की थी। यानी कि जैसे ही महात्मा गांधी जी के द्वारा दांडी में नमक कानून तोड़ा जाता है तो देश भर में नमक कानून को तोड़ने के लिए जो है आंदोलन शुरू हो जाते हैं। तो इसका एग्जाम्पल मैंने आपको बताया कि तमिलनाडु के तंजौर में आप देख रहे हैं राजगोपालाचारी ने ऐसा कार्य किया, और मालाबार के वाइकोम सत्याग्रह के जो नायक थे के पलक्कड़, उन्होंने भी कालीकट से पेन्नार तक की नमक यात्रा को शुरू किया था। तो आप इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगला फैक्ट क्या है, खान अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में गठित खुदाई खिदमतगार नामक संगठन ने इस आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो इसे आप याद रखिएगा, जो खुदाई खिदमतगार नामक संगठन था इसका गठन किसने किया था, तो खान अब्दुल गफ्फार खान ने। तो आप इसे याद रखिएगा, खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा एक इंपॉर्टेंट संगठन का नेतृत्व किया जा रहा था जिसका नाम था खुदाई खिदमतगार, तथा इसी खुदाई खिदमतगार नामक संगठन ने इस नमक आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। खुदाई जो खिदमतगार थे यानी कि इसके जो मेंबर्स थे उनको हम लाल कुर्ती के नाम से भी जानते हैं। जिससे आप याद रखिएगा, खुदाई खिदमतगारों को जो है लाल कुर्ती के नाम से भी जाना जाता है। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना है। तथा खान अब्दुल गफ्फार खान का एक न्यूज़पेपर भी था जिसका नाम था पख्तून। इसे आप याद रखिएगा, पख्तून नामक जो न्यूज़पेपर था किसका था, तो आपका खान अब्दुल गफ्फार खान का था। तथा इनके द्वारा गठित जो संगठन था खुदाई खिदमतगार था, तथा खुदाई खिदमतगार के लोगों को, सदस्यों को हम लाल कुर्ती के नाम से भी जानते हैं। तो इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आपको याद रखना है। इसके बाद गढ़वाल रेजिमेंट की टुकड़ियों ने जो है पेशावर में निहत्थे भीड़ पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था। इसी सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जो गढ़वाल रेजिमेंट की टुकड़ियां थी, इन्होंने पेशावर में निहत्थे भीड़ पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था, मना कर दिया था। तो आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद मणिपुर के जनजातीय समुदाय के जो लोग थे, इन्होंने बढ़ चढ़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन में हिस्सा लिया था। आपको याद रखना है। और मणिपुर हमारा जो पूर्वोत्तर का राज्य है, यहाँ के जो जनजातीय समुदाय है, जनजातीय समुदाय के जो लोग हैं, इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन में एकदम बढ़ चढ़कर पार्ट लिया था, हिस्सा लिया था। इसमें से एक महिला थी जिनका नाम था 13 वर्ष की एक बच्ची थी उस समय, जिनका नाम था नागा किशोरी गैंडेल्यू। इन्होंने अपने नागा साथियों के साथ मिलकर इस आंदोलन में भागीदारी की थी। तो आप इसे याद रखिएगा। तथा इस नागा किशोरी गैंडेल्यू को जो है जो जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने रानी की उपाधि दी थी। तो इसे भी आप याद रखिएगा। इस मणिपुर की जो नागा किशोरी थी 13 वर्ष की, गैंडेल्यू को जो है और रानी की उपाधि किसने दी थी, तो JL नेहरू यानी कि जवाहरलाल नेहरू ने इनको जो है गैंडेल्यू को जो है रानी की उपाधि दे दी थी। जिसे भी आप याद रखिएगा। इसके बाद धरसना, यहाँ पे आप देख रहे हैं धरसना में सरोजिनी नायडू, इमाम साहब, मणिकलाल के नेतृत्व में पहुंची भीड़ को पुलिस ने बहुत बुरी तरह से लाठियों से पीटा था। तथा इस धरसना संघर्ष को स्वयं जो है अमेरिकी पत्रकार ने जो है वेब मिलर जो था अमेरिकी पत्रकार, उसने स्वयं अपनी आंखों से देखा था। जिसे भी आप याद रखिएगा। धरसना में जो है बहुत बर्बरता से पुलिस ने भीड़ को पीटा था। जैसे लाठियों से जो है, लाठियों की जो बेंत होती है, बेंतों से बहुत बुरी तरह से लोगों को पीटा गया था। तथा इसी संघर्ष की, इसी धरसना कांड की जो है जो पत्रकारिता थी वो करी जाती है वेब मिलर के द्वारा। तो आप इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अमेरिकी पत्रकार उस समय यहाँ पे मौजूद था धरसना, जिसका नाम था वेब मिलर। तो इसके बारे में भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगला फैक्ट यहाँ पे क्या है, और महिलाओं ने यानी कि जो महिलाएं थी उस समय, उन्होंने बढ़ चढ़कर इस सविनय अवज्ञा आंदोलन में हिस्सा लिया था। असम में कनिंगम सर्कुलर के विरोध में जो है छात्रों ने आंदोलन चलाया तथा पूर्वी भारत में कर न देने और लगान न देने संबंधी जो है आंदोलन भी चलाए गए थे। तो इसे भी आप याद रखिएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जो है आपकी वानरों की सेना और लड़कियों की मंजरी सेना का गठन किया गया था। यह फैक्ट भी आपको याद रखना है। और आपको याद रखना है जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था, इसके दौरान जो है लड़कों की वानर सेना और लड़कियों की मंजरी सेना का जो है गठन किया गया था। तो आप इसे याद रखिएगा। जैसे जैसे यह आंदोलन और आगे बढ़ता जाता है, इस आंदोलन से ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है थोड़ी सी टेंशन में आ जाती। तो इसी के चलते जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, ब्रिटिश सरकार ने जवाहरलाल नेहरू तथा मोतीलाल नेहरू को गांधी जी से मिलाने के लिए यरवदा जेल में स्थानांतरित कर दिया, ताकि सरकार के साथ समझौते की संभावना के बारे में विचार किया जा सके। इसी के चलते आगे आपको देखने को मिलेगा गांधी इरविन समझौता। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा बात करेंगे। जैसे एक पॉइंट और है, इसको आप याद कर लीजिए। गांधी जी ने यरवदा जेल को जो है मंदिर का नाम दिया था। फैक्ट आपको याद रखना है। और गांधी जी जो उस समय सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान यरवदा जेल में कैद थे, बंद थे, उन्होंने यरवदा जेल को मंदिर का नाम दिया था। तो ये फैक्ट आपको याद रखना। कई बार हमको लग रहा है तो 100 से ज़्यादा बार एग्जाम में यह प्रश्न पूछा गया है कि महात्मा गांधी जी के द्वारा
किस जेल को मंदिर कहा गया था? तो यरवदा जेल को महात्मा गांधी ने मंदिर कहा था। तो दोस्तों यहाँ पे जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट और पॉइंट बन सकते थे आपके सविनय अवज्ञा आंदोलन से रिलेटेड, उनको हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। अब थोड़ी सी मैं आपको जानकारी दे देता हूँ किसके बारे में। तो थोड़ी सी जानकारी मैं आपको दे देता हूँ किसके बारे में, तो गांधी इरविन समझौता के बारे में। तो आपको डेट याद रखनी है, मेनली डेट एग्जाम पूछे जाते हैं। तो गांधी इरविन पैक्ट कब होता है? तो गांधी इरविन जो पैक्ट है आपको नोट डाउन करते चलना है, 5 मार्च 1931 को होता है। 5 मार्च, ये डेट आप याद देखिएगा, 5 मार्च 1931 को जो है गांधी इरविन पैक्ट होता है। उस समय जो इरविन था वह ब्रिटिश वायसराय था, तो आप इसे याद देखिएगा। तथा इस गांधी इरविन पैक्ट में आप याद देखिएगा, इसी गांधी इरविन पैक्ट में जो इरविन था उसने जो है कांग्रेस से सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त करने की मांग की, तथा जो उस समय गोलमेज सम्मेलन चल रहा था उस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए आग्रह किया, राजी कर लिया। तो आप इसे याद रखिएगा, इसी को हम कहते हैं गांधी इरविन पैक्ट। यानी कि उस समय जब गांधी इरविन पैक्ट हुआ था तो उस समय एक जो गोलमेज सम्मेलन था वो संपन्न हो चुका था, इसके बाद दूसरा गोलमेज सम्मेलन होना था। तो इसी गांधी इरविन पैक्ट में जो हुआ था आपका 5 मार्च 1931 को, इस गांधी इरविन पैक्ट में जो इरविन था उसने कांग्रेस को मना लेता है किसके लिए? तो सविनय अवज्ञा को समाप्त करने के लिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त करने के लिए, तथा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जो है कांग्रेस को भागीदार बनाने के लिए जो है राजी कर लेता है यह इरविन। तो आप इसे याद रखिएगा, इसी को हम कहते हैं गांधी इरविन समझौता। जैसे यह गांधी इरविन समझौता होता है तो कुछ समय के लिए आपका जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है वह समाप्त कर दिया जाता है। तो आप इसे याद रखिएगा, भूलिएगा मत। तथा गांधी इरविन को दो महात्मा किसने कहा था? तो सरोजिनी नायडू ने कहा था। आप इसे याद रखिएगा, सरोजिनी नायडू ने गांधी इरविन को 2 महात्मा कहा था। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। तो ये कुछ बेसिक जानकारी थी गांधी इरविन समझौते से रिलेटेड जो आपको याद रखनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हमने 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक को खत्म कर लिया है, समाप्त कर लिया है। ये 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके थे क्या? तो ये टॉपिक थे आपके सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रथम चरण और गांधी इरविन समझौता। तो इनसे जुड़े जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट और पॉइंट मैंने आपको बताए हैं, कम से कम उनको तो आप याद रखिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की जो हम टॉपिक वाइज सीरीज चला रहे हैं उसमें आज हम एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऐड करने जा रहे हैं। इस टॉपिक का नाम है गोलमेज सम्मेलन। दोस्तों, 3 इंपॉर्टेंट आपके गोलमेज सम्मेलन हुए थे। इन्हीं 3 इंपॉर्टेंट गोलमेज सम्मेलन से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट और पॉइंट बन सकते हैं जो आपकी लेखपाल भर्ती परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, उन सभी को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। इसके अलावा एक और छोटा सा टॉपिक आपको इसमें मिल जाएगा। उस टॉपिक का नाम है सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो सेकेंड फेज स्टार्ट होता है, जो द्वितीय चरण स्टार्ट होता है, इसी गोलमेज सम्मेलन के दौरान ही स्टार्ट होता है। तो उसको भी हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रथम गोलमेज सम्मेलन की। अच्छा, एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, इन गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन क्यों किया गया था? तो इनका एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट था कि भारत में भावी संविधान के लिए विस्तृत चर्चा करने के लिए। आप याद देखिएगा, भारत में आगे आने वाले समय में भावी संविधान की रूपरेखा किस प्रकार से तैयार की जा सकती है, उसी पर चर्चा करने के लिए, एक विस्तृत, एक डिटेल चर्चा करने के लिए लंदन में इन 3 गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन किया गया था। तो इसे भी आप याद रखिएगा, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि जो आपके गोलमेज सम्मेलन थे वे क्यों आयोजित किए गए थे। तो आपको पता होना चाहिए कि भारत में भावी संविधान की रूपरेखा पर चर्चा करने के लिए जो है आपका और इस सम्मेलन का आयोजन किया गया था, किस प्रकार से संविधान का निर्माण किया जा सकता है। तो आने वाले समय के लिए जो है इसी समय, मतलब इस आने वाले समय में किस प्रकार से भावी संविधान बनाया जा सकता है, उसी पर चर्चा करने के लिए ही इन 3 इंपॉर्टेंट गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन किया गया था लंदन में। तो आप इसे ध्यान से याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसी क्रम में आपका जो पहला गोलमेज सम्मेलन होता है, इसका आयोजन, आप डेट आपको दिमाग में रटी होनी चाहिए, बिल्कुल बसी होनी चाहिए आपके दिमाग में से भी डेट। जितनी भी मैंने अभी तक आपको डेट्स बताई हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के, उनको कम से कम आप याद कर लीजिएगा, घोल के पी जाइएगा, क्योंकि मैक्सिमम जो चांसेस हैं कि आपके एग्जाम में डेट पूछी जाएंगी 100%। तो आप डेट को तो कम से कम याद ही रखिएगा। तो आपका जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन था यह हुआ था नवंबर 1930 से जनवरी 1931 के मध्य। तो आप इसे याद रखिएगा। इसका आयोजन किया गया था आपका लंदन में। उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड इरविन था। आप ध्यान दीजिएगा, प्रथम गोलमेज सम्मेलन के दौरान जो है वायसराय आपका कौन रहता है? तो वायसराय आपका रखता है
इसका नाम था लॉर्ड इरविन, तो आप इसे याद रखिएगा। तथा इस सम्मेलन का जो आयोजन किया गया था उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था, उस समय जो उद्घाटन किया गया था इसका किया गया था ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पचम के द्वारा, और आपके जो अध्यक्षता थी इस सम्मेलन की गई थी उस समय जो प्रधानमंत्री था ब्रिटेन का, उसका नाम था रैमजे मैकडोनाल्ड। तो इसी के द्वारा जो है आपकी प्रथम गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता की गई थी। तो इसे आपको याद रखना है। एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, जो 3 इंपॉर्टेंट गोलमेज सम्मेलन हुए थे, इन तीनों गोलमेज सम्मेलन के दौरान ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था, तो रैमजे मैकडोनाल्ड था। तो इसे आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा यह जो प्रथम आपका गोलमेज सम्मेलन था इसमें कांग्रेस ने हिस्सा नहीं लिया था, कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था, तो आप इसे ध्यान से याद कर लीजिएगा। इसके अलावा आपका जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन था इसमें भाग लेने वाले भारतीय जो राजनीतिक दल थे उनमें से उदारवादी दल था, मुस्लिम लीग थी, हिंदू महासभा, दलित वर्ग, भारतीय राजवाड़ों के प्रतिनिधि आदि, ये सभी जो लोग थे ये सम्मिलित हुए थे प्रथम गोलमेज सम्मेलन में थे। इनके बारे में आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। तो यह था हमारा प्रथम गोलमेज सम्मेलन। इसकी डेट आप याद रखिएगा, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। वायसराय आपको याद रखना है, अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी याद रखना है। एक चीज आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, कांग्रेस ने इस अधिवेशन में हिस्सा नहीं लिया था, पार्ट नहीं लिया था, जिसे आपको याद रखना है। और कौन कौन से राजनीतिक दल भारत की तरफ से भाग लिए थे उनको तो आपको कम से कम याद ही रख के जाना है, क्योंकि आपसे एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है। तो जितने भी फैक्ट मैंने आपके सामने लिखे हुए हैं कम से कम इनको तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, या आप नोट्स बना रहे हैं अपने तो आप नोट्स में भी इनको सम्मिलित कर लीजिएगा। इसके बाद हम बात करेंगे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की। तो यह इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह एक मात्र गोलमेज सम्मेलन था जिसमें और महात्मा गांधी ने हिस्सा लिया था, कांग्रेस ने भाग लिया था, तो आप इसे ध्यान से याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो आपका जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन था इसका आयोजन आपका होता है, इसकी मैं आपको रूपरेखा पहले बताता हूँ कि इससे पहले कौन सा घटनाक्रम हुआ था जिसके कारण महात्मा गांधी ने इस सम्मेलन में हिस्सा लिया। तो आपको पता होगा, अगर आपने हमारा पिछला वीडियो देखा होगा सविनय अवज्ञा आंदोलन का, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान ही एक आपका पैक्ट होता है, एक समझौता होता है, गांधी इरविन समझौता। आप ध्यान दीजिएगा, इसमें वायसराय रहता है भारत का इरविन। तो एक गांधी इरविन पैक्ट होता है आपका, कब होता है तो 5 मार्च 1931 को होता है आपका गांधी इरविन पैक्ट। तो इसी पैक्ट में, इसी समझौते में कहा जाता है कि जो कांग्रेस है वह सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त कर दे और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग ले, यानी कि जो कांग्रेस थी वह सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त करने के लिए राजी हो जाती है और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए मांग जाती है। तो इसी कारण से जो महात्मा गांधी थे वे कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेते हैं। तो आपको ये कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए कि महात्मा गांधी क्यों गए थे, मतलब किस समझौते के तहत महात्मा गांधी वहां पर गए थे, तो इसे आपको याद रखना पड़ेगा। तो गांधी इरविन पैक्ट आपको याद रखना है। इसी इरविन पैक्ट में ही जो इरविन था वह कांग्रेस को समाप्त करने के लिए, मतलब गांधी इरविन क्या बोलते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त करने के लिए कांग्रेस को मना देता है और कांग्रेस को इस बात के लिए भी मना देता है कि कांग्रेस जो है वो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेता। आप इसे ध्यान से याद कर लीजिएगा, ये डेट आप याद रखिएगा, 5 मार्च 1931 इसी दिन हुआ था आपका गांधी इरविन समझौता। तो इसी के बाद जो है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन आपका होता है सितंबर 1931 से और दिसंबर 1931 के मध्य। इसमें वायसराय आपका था बदल जाता है लॉर्ड वेलिंगटन। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन और तृतीय गोलमेज सम्मेलन, यानी कि जो आपका दूसरा और तीसरा गोलमेज सम्मेलन होगा उसमें वायसराय आपका दूसरा रहेगा कौन, तो लॉर्ड वेलिंगटन रहेगा, और प्रथम में कौन था तो लॉर्ड इरविन था। आप इसे याद रखिएगा। तथा यह एकमात्र सम्मेलन था जिसमें महात्मा गांधी ने हिस्सा लिया था, यानी कि कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में महात्मा गांधी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया था। तो आप इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद यह जो सम्मेलन था सांप्रदायिक मतभेद के कारण जो है असफल रहता है। इस सम्मेलन में जो भीमराव अंबेडकर थे इन्होंने दलितों के लिए भी पृथक निर्वाचक मंडल की मांग की, जिसका गांधी जी ने विरोध किया। इसी कारण से जो है यह जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन रहता है वह असफल रहता है और महात्मा गांधी वहां से वापस आ जाते हैं। और वहां से जैसे ही महात्मा गांधी वापस आते हैं कुछ दिनों के बाद जो है आपका, यानी कि लगभग 1 ही जनवरी को, कुछ ही दिन के बाद जो है महात्मा गांधी के द्वारा द्वितीय चरण सविनय अवज्ञा आंदोलन का स्टार्ट कर दिया जाता था। फैक्ट भी आपको याद रखना है। जैसे महात्मा गांधी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के असफल होने से वहां से वापस आते हैं तो ठीक उसके कुछ दिनों के बाद जो है आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन का सेकेंड फेज स्टार्ट हो जाता है। तो आप इसे ध्यान से याद कर लीजिएगा, आपसे कालानुक्रम में पूछा जा सकता है। तो घटनाएं आपको क्रम में याद होनी चाहिए कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के समाप्ति के ठीक कुछ दिन बाद, यानी कि जनवरी 1932 में ही आपका जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट हो जाता है। यानी कि आपका जो तृतीय गोलमेज सम्मेलन होने वाला था उससे ठीक पहले आपका क्या होता है तो
सविनय अवज्ञा आंदोलन का सेकेंड फेज शुरू होता है। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के सेकेंड फेज में हम आगे बात करेंगे। तो थोड़ा सा मैंने आपको हिंट दे दिया, तो आप इसे याद रखिएगा। तो यह था आपका द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। अब हम यहाँ पे बात करेंगे तृतीय गोलमेज सम्मेलन की। तो तृतीय गोलमेज सम्मेलन के समय भी आपका वायसराय रहता है लॉर्ड वेलिंगटन। आप याद रखिएगा, वेलिंगटन ही तृतीय गोलमेज सम्मेलन के समय भी आपका वायसराय रहता है। और आपका जो तृतीय गोलमेज सम्मेलन था यह आपका नवंबर 1932 से दिसंबर 1932 तक चलता है। और कांग्रेस जो है इसका बहिष्कार करती है, इस तृतीय गोलमेज सम्मेलन का, क्योंकि आपको पता रहा है कांग्रेस ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया था क्योंकि वह असफल रह गया था, जिस कारण से कांग्रेस ने तृतीय गोलमेज सम्मेलन का बहिष्कार किया। इसके बाद इस सम्मेलन में 1935 में भारत शासन अधिनियम की रूपरेखा सामने रखी थी। आप ध्यान दीजिएगा, इस सम्मेलन में 1935 में 35 की जो भारत शासन अधिनियम आया था उसकी जो रूपरेखा है तृतीय गोलमेज सम्मेलन के द्वारा रखी गई थी। तो आप इसे ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जो ये दो फैक्ट आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, और ये दो फैक्ट आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो जो अंबेडकर थे, जो भीमराव अंबेडकर थे, इन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में पार्ट लिया था, हिस्सा लिया था, ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद जो तीनों गोलमेज सम्मेलन थे इस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था, तो रैमजे मैकडोनाल्ड था। तो इसे भी आप याद रखिएगा। तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था रैमजे मैकडोनाल्ड, और तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले कौन थे, तो भीमराव अंबेडकर थे। तो इसे आप ध्यान से याद कर लीजिएगा। और प्रथम गोलमेज सम्मेलन में वायसराय आपका था लॉर्ड इरविन, और द्वितीय और तृतीय में आपका था लॉर्ड वेलिंगटन। तो यह फैक्ट भी आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। तो अब हम बात करने वाले हैं और द्वितीय चरण जो स्टार्ट हुआ था आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन का। मैंने आपको इसके बारे में हिंट दे दिया था कि जैसे ही आपका सेकेंड गोलमेज सम्मेलन समाप्त होता है, महात्मा गांधी वहां से वापस आ जाते हैं और उनके द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की जाती है इसके सेकेंड फेज की, क्योंकि जो आपका द्वितीय गोलमेज सम्मेलन रहता है वो असफल हो जाता है, असफल रहता है। तो इसकी जो शुरुआत रहती है वो 1 जनवरी 1932 को होती है, परंतु कुछ ही दिनों के बाद यानी कि 4 जनवरी को कांग्रेस के जितने भी इंपॉर्टेंट लीडर थे, जितने भी इंपॉर्टेंट नेता थे, उनको जो है गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो आप इसे ध्यान से याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसी के चलते जो है आपका जो यह सविनय अवज्ञा आंदोलन का सेकेंड फेज था वह ज़्यादा समय तक चल नहीं पाता है। तो आप ध्यान से यहाँ पे देख रहे हैं। और कांग्रेस के द्वारा आधिकारिक रूप से इस आंदोलन को मई 1933 में समाप्त कर दिया जाता है और कांग्रेस ने इसे मई 1934 में वापस ले लिया, यानी कि कुछ ही समय के बाद आपका जो द्वितीय चरण था वह समाप्त हो जाता है सविनय अवज्ञा आंदोलन का। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है, क्योंकि अब जो एग्जाम में यह पूछा जा सकता है। तो सेकेंड फेज कब स्टार्ट होता है आपका 1 जनवरी 1932 को, तृतीय गोलमेज सम्मेलन से पहले स्टार्ट होता है। तो इसे आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक को पूरे एकदम कम समय में कवर कर लिया है। एक टॉपिक था आपका गोलमेज सम्मेलन और दूसरा टॉपिक आपका था सविनय अवज्ञा आंदोलन। आई होप ये टॉपिक आपको लेखपाल की परीक्षा में फायदा पहुंचाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश लेखपाल परीक्षा के लिए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की जो हम टॉपिक वाइज सीरीज चला रहे हैं उसमें आज हम 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। एक टॉपिक आपके सामने लिखा गया है सांप्रदायिक पंचाट एवं पूना पैक्ट, और इसके अलावा एक और टॉपिक हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। उस टॉपिक का नाम है प्रांतीय चुनाव एवं मंत्रिमंडल का गठन, यानी कि 1937 में जो आपके प्रांतीय चुनाव हुए थे और उस समय जो मंत्रिमंडल का गठन किया गया था उसके बारे में भी जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट और पॉइंट बन सकते हैं उनको भी हम आज के इसी सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज की वीडियो में हम 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे। मैंने आपको दोनों टॉपिक का नाम बता दिया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज का हमारा यह जो वीडियो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का, इसमें हमने कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्ट और पॉइंट को सम्मिलित किया हुआ है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सांप्रदायिक पंचाट के बारे में। तो इसको हम इंग्लिश में कम्युनल अवार्ड के नाम से भी जानते हैं। आप ध्यान दीजिएगा, इसको हम इंग्लिश में कम्युनल अवार्ड के नाम से भी जानते हैं। तो आप इसे ध्यान से याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो यह जो आपका सांप्रदायिक पंचाट था, इसकी जो घोषणा है ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री उस समय था रैमजे मैकडोनाल्ड, उसके द्वारा की जाती है। कब? तो 16 अगस्त 1932 को इंपॉर्टेंट डेट है, आप नोट डाउन कर लीजिएगा। 16 अगस्त 1932 को जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री था उस समय रैमजे मैकडोनाल्ड, इसी के द्वारा विभिन्न भारतीय समुदायों के विधानमंडल में प्रतिनिधित्व के लिए सांप्रदायिक पंचाट की जो है घोषणा कर दी जाती है। इस सांप्रदायिक पंचाट के तहत दलित वर्गों को, यानी कि जो दलित कम्युनिटी के लोग थे, उनको हिंदू वर्ग से अलग कर
अल्पसंख्यक वर्ग में सम्मिलित कर दिया गया तथा दलितों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था कर दी गई। आपको पता होगा 1909 में जिस प्रकार से मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की गई थी पार्लियामेंटो रिफॉर्म के तहत, उसी की तरह इस सांप्रदायिक पंचायत में भी दलितों के लिए एक पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था कर दी गई थी। इस पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था से गांधी जी नाराज हो जाते हैं और गांधी जी जो इसके विरोध में आमरण अनशन पर बैठ जाते हैं सितंबर 1932 में। आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, दलितों को पृथक निर्वाचक मंडल दिए जाने के विरोध में गांधी जी सितंबर 1932 में आमरण अनशन पर बैठ जाते हैं। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। तथा जो आपका सांप्रदायिक पंचायत होता है, इसकी घोषणा की जाती है रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा। कब? तो 16 अगस्त 1932 को। ये सभी फैक्ट और डेट आपको याद रखनी है। इसके बाद अगला घटनाक्रम क्या है, आइए देख लेते हैं। और जैसे ही महात्मा गांधी आमरण अनशन में बैठते हैं, इनको मनाने के लिए मदन मोहन मालवीय, एम सी राजा, राजेंद्र प्रसाद और राजगोपालाचारी आदि ने प्रयास करके महात्मा गांधी को मना लिया तथा इन्हीं के प्रयासों से, यानी कि मदन मोहन मालवीय, एम.सी. राजा, राजेंद्र प्रसाद, राजगोपालाचारी आदि नेताओं के प्रयासों से 26 सितंबर 1932 को गांधी जी एवं बी.आर. अम्बेडकर के बीच समझौता होता है, जिसे हम पूना पैक्ट के नाम से जानते हैं। तो दोनों डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और कम्युनल अवार्ड की घोषणा कब होती है? 16 अगस्त 1932 को, यानी कि सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा आपके 16 अगस्त 1932 को होती है। और इसके ठीक एक महीने बाद, यानी कि आपका लगभग 26 सितंबर 1932 में होता है पूना पैक्ट। पूना पैक्ट किसके मध्य होता है? तो पूना पैक्ट जो है आपका महात्मा गांधी और बी.आर. अम्बेडकर, यानी कि भीमराव अम्बेडकर के मध्य किया जाता है। तो आप इसे याद रखिएगा। इस पूना पैक्ट के तहत, यानी कि इस पूना पैक्ट के तहत दलितों के लिए पृथक निर्वाचक क्षेत्रों को समाप्त कर दिया गया तथा प्रांतीय विधानमंडलों में दलितों के लिए सुरक्षित सीटों की संख्या को 71 से बढ़ाकर 147 कर दिया गया। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। यह जो पूना पैक्ट हुआ था महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर के मध्य, इसके तहत जो दलितों के लिए पृथक निर्वाचक क्षेत्रों की व्यवस्था की गई थी उसको समाप्त कर दिया गया तथा प्रांतीय जो उस समय विधानमंडल थे, उस विधानमंडलों में दलितों के लिए जो सुरक्षित सीटें थी, जो रिजर्व सीटें थी, उनकी संख्या 71 से बढ़ाकर 147 कर दी गई थी। तो फैक्ट भी आपको याद रखना है। इसके साथ ही, इस पूना पैक्ट के साथ ही और केंद्रीय विधानमंडल में सुरक्षित सीटों की संख्या में 18% की वृद्धि भी कर दी गई दलितों के लिए। तो ये भी फैक्ट आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। तो दोस्तों ये हमारा टॉपिक था, छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा टॉपिक था। यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। तो ये हमारा टॉपिक था सांप्रदायिक पंचायत एवं पूना पैक्ट। तो दोस्तों हम सिर्फ उन्हीं फैक्ट और पॉइंट को डिस्कस क्या करते हैं, हम यहाँ पे जो आपके लेखपाल की परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उतनी डिटेल में आपसे एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। जिस लेवल का आपका लेखपाल का एग्जाम है, उसी लेवल के अकॉर्डिंग ही मैं आपको ये सभी जो लेक्चर है प्रस्तुत करता हूँ। तो छोटे से छोटे में अब मैं चाहता हूँ कि आपका जो काम है वो निपट जाए। तो जितना छोटा हो सके और छोटे में जितना मैं आपको ज्ञान दे सकूँ उतना देने की कोशिश करता हूँ। तो जितनी चीज़ें मैंने आपको अभी तक बताई हुई है, कम से कम उतना तो आप नोट करते रहिएगा, याद करते रहिएगा, क्योंकि इन्हीं में से मैक्सिमम चांसेस है, 90%, 99% तक चांस है जो कि आपके एग्जाम में, जो आपका एग्जाम है लेखपाल का, उसमें जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का सिलेबस दिया गया है उसमें 99% जो चांस है, मैंने अभी तक आपको जो पढ़ाया उसी में से प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो जितना भी मैंने आपको बताया है उतना कम से कम आप याद करते रहिएगा। तो यह हमारा आज का जो पहला टॉपिक था सांप्रदायिक पंचायत एवं पूना पैक्ट, वह समाप्त हो गया है। अब हम देखेंगे 1937 में जो आपके प्रांतीय चुनाव हुए थे और मंत्रिमंडल का जो गठन किया गया था उसके बारे में। यहाँ से भी कई बार एग्जाम में प्रश्न देखने को मिले हैं। तो आइए बात कर लेते हैं प्रांतीय चुनाव तथा मंत्रिमंडल का जो गठन किया गया था 1937 में, इसके बारे में। आपको पता होगा 1936 में कांग्रेस के 2 अधिवेशन हुए थे। 1936 में जो है कांग्रेस के 2 अधिवेशन हुए थे। एक तो हुआ था आपका अप्रैल महीने में, एक होता है अप्रैल महीने में कहाँ पर? तो अप्रैल में आपका होता है लखनऊ में। कहाँ? अप्रैल में आपका होता है लखनऊ में। और एक होता है आपका कब? तो एक होता है आपका दिसंबर में। एक होता है आपका दिसंबर महीने में। कब? तो एक अप्रैल में हो गया और एक आप दिसंबर में हो गया। तो दिसंबर में कहाँ होता है? तो दिसंबर में होता है फैजपुर में। दिसंबर में एक फैजपुर जगह थे, यहीं पे होता है आपका कांग्रेस का अधिवेशन। तो 1936 का जो अप्रैल वाला कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था लखनऊ में,
इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो इसकी अध्यक्षता की थी जवाहरलाल नेहरू ने, तो आप इसे ध्यान से याद कर लीजिएगा। और 1936 का दिसंबर वाला जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, यह एकमात्र ऐसा अधिवेशन था, यानी कि पहला अधिवेशन, आप ध्यान से याद कर लीजिएगा। 1936 का दिसंबर वाला जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, यह पहला अधिवेशन था जो गांव में आयोजित किया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट आप याद कर लीजिएगा। कांग्रेस का पहला अधिवेशन जो गांव में आयोजित किया गया था वह था फैजपुर अधिवेशन, जो दिसंबर 1936 में आयोजित किया गया था। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो जवाहरलाल नेहरू ने की थी। यानी कि दोनों जो अधिवेशन 1936 में कांग्रेस के हुए थे, एक लखनऊ में और एक फैजपुर में, इन दोनों अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो जवाहरलाल नेहरू ने की थी। इन दोनों अधिवेशन में थे, एक अधिवेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, फैजपुर का अधिवेशन, क्योंकि यह पहला अधिवेशन था जो गांव में आयोजित किया गया था दिसंबर 1936 में, जिसकी अध्यक्षता की थी जवाहरलाल नेहरू ने। तो छोटा सा फैक्ट था, मैंने आपको बता दिया है, इसको आप याद कर लीजिएगा। तो इसी से रिलेटेड कुछ फैक्ट यहाँ पर दिए गए हैं। 1936 के प्रारंभ में लखनऊ तथा इस साल के अंतिम में, जैसे कि दिसंबर में फैजपुर में कांग्रेस का अधिवेशन आयोजित किया गया। इसी अधिवेशन में कांग्रेस के जितने भी गुट थे, जितने भी दल थे, उन्होंने चुनाव में भाग लेने का फैसला कर लिया। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। इसके बाद प्रांतीय चुनाव होते हैं और प्रांतीय विधानमंडल के इस चुनाव में कांग्रेस जो होती है वो 5 प्रांतों में पूर्ण बहुमत प्राप्त करती है। आप ध्यान दीजिएगा, जो 1937 में प्रांतीय चुनाव होते हैं तो प्रांतीय विधानमंडल में जो कांग्रेस होती है वो 5 प्रांतों में पूर्ण बहुमत प्राप्त करती है। ये 5 प्रांत कौन कौन से थे जहाँ पे कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिलता है? तो एक था प्रांत आपका मद्रास, दूसरा संयुक्त प्रांत, तीसरा मध्य प्रांत और चौथा बिहार और उड़ीसा। ये पांचों नाम आपको याद रखने जहाँ पर कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत प्राप्त किया था। मद्रास, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, बिहार और उड़ीसा, इनका नाम आप अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा। लेकिन 1937 में, जुलाई 1937 में जो सरकार बनती है वो 6 प्रांतों में सरकार बनती है। तो ये 5 प्रांत तो आपको थे। इसके अलावा मुंबई में भी जो है कांग्रेस अपनी सरकार बनाती है। तो आप इसे ध्यान से याद कर लीजिएगा। अब पूर्ण बहुमत कांग्रेस को 6 प्रांतों में मिलता है, परंतु पूर्ण बहुमत कांग्रेस को 5 प्रांतों में मिलता है, परंतु जो कांग्रेस होती है जुलाई 1937 में सरकार बनाती है 6 प्रांतों में। 6 प्रांत कौन कौन से थे? मद्रास, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, बिहार, उड़ीसा और आपका मुंबई, यानी कि मुंबई इसमें आप ऐड कर दीजिएगा। तो टोटल 6 प्रांतों में जुलाई 1937 में सरकार बनती है। किसकी? तो कांग्रेस की। तो आप इसे ध्यान से याद कर लीजिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट यह फैक्ट है। इसके बाद एक घटनाक्रम घटित होता है जिसका नाम हम आगे देखेंगे। उसके बाद कुछ और फैक्ट देख लेते हैं। तो कुछ अन्य दलों ने भी अपनी सरकार का गठन किया था। तो पंजाब प्रांत में जो है मुस्लिम लीग तथा यूनियनिस्ट पार्टी ने मिलकर संयुक्त रूप से सरकार का गठन किया। बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी तथा मुस्लिम लीग ने मिलकर सरकार बनाई। तो फैक्ट इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके अलावा आगे चलकर पश्चिमोत्तर प्रांत एवं असम में भी कांग्रेस ने ही मंत्रिमंडल का आगे चलकर गठन किया। तो इंपॉर्टेंट है। इसके बाद इस तरह से जैसे आगे चलकर जो पश्चिमोत्तर प्रांत थे भारत के और जो असम था उसमें भी जो है कांग्रेस ने आगे चलकर अपना मंत्रिमंडल का गठन कर लिया। तो उसके बाद जो कांग्रेस होती है टोटल 11 प्रांतों में से 8 प्रांतों में अपनी सरकार चला रही थी। यहाँ पे हमने देखा कि 6 प्रांतों में तो ऑलरेडी और सरकार गठन हो गया तो जुलाई 1937 में, लेकिन आगे चलकर कांग्रेस ने 2 अन्य जगहों पे यानी कि पश्चिमोत्तर प्रांत और असम में भी सरकार का गठन कर लिया। तो इस तरह से टोटल 11 में से 8 प्रांतों में सरकार चला रही थी आपकी कांग्रेस। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। यह सभी कार्यक्रम चल ही रहा था कि एक घटनाक्रम स्टार्ट हो जाता है द्वितीय विश्व युद्ध। तो द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों की स्वीकृति के बिना ब्रिटेन द्वारा भारत को शामिल किए जाने के विरोध में अक्टूबर 1939 में शासन के कुल 28 महीने के पश्चात, यानी कि शासन के 28 महीने शुरू हो गए थे, मतलब 28 महीने खत्म हो गए थे, यानी कि अक्टूबर 1939 में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने जो है त्यागपत्र दे दिया। त्यागपत्र क्यों दिया? तो आपको मैंने बता दिया कि द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों की स्वीकृति के बिना जो ब्रिटेन सरकार थी उसने भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर दिया था। इसी के विरोध में जो कांग्रेस होती है उसने अक्टूबर 1939 में मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दे दिया था। आप इसे ध्यान से याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। जैसे ही कांग्रेस ने मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दिया तो भीमराव अंबेडकर और मुस्लिम लीग ने मिलकर 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस मनाया था। डेट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे ही
कांग्रेस मंत्रिमंडल ने त्याग पत्र दिया, तो इसके पश्चात जो भीमराव अंबेडकर थे और मुस्लिम लीग तीनों ने 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस मनाया। तो ये डेट इंपॉर्टेंट है। मुक्ति दिवस किसके द्वारा मनाया गया था? तो भीमराव अंबेडकर और मुस्लिम लीग के द्वारा कब मनाया गया था? तो 22 दिसंबर 1939 को। ये डेट इंपॉर्टेंट है, आप नोट डाउन कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। तो दोस्तों आज का हमारा जो वीडियो था यहीं पे समाप्त होता है। यहाँ पे हमने 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर कर लिया है। एक टॉपिक था सांप्रदायिक पंचायत एवं पूना पैक्ट का, तथा दूसरा टॉपिक था आपका प्रांतीय चुनाव एवं मंत्रिमंडल का गठन। तो आई होप यह वीडियो आपको पसंद आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।